Hi dear students, welcome to our YouTube channel। जैसा कि सीजी व्यापम पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा एवं संयुक्त भर्ती परीक्षा होना है, उसके अंतर्गत विगत पिछले सालों में बीते वर्षों में 3 या 4 बार एग्जाम हुए हैं। उन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, वो किस टॉपिक से रिलेटेड हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में बताएंगे कि उसमें वो कौन से टॉपिक से है, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है और उसका सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कैसे लगाना है, कैसे हमको उस प्रश्नों को हल करना है, इनके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए, इससे पहले हमने पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा एवं संयुक्त भर्ती परीक्षा से रिलेटेड और कई वीडियोस बनाए हैं और डाले हैं। जिन्होंने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, वे लोग उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को फॉलो करके वहां से देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल में एकदम नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है लेकिन बेल आइकन का नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है, वो लोग ऑन कर देंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इस पर कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये आपके करीबी लोगों को भी बेनिफिट दे सके। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल करते हैं। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले तो इसको रीड करते हैं। कोई धन 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 673 रुपए तथा 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 714 रुपया हो जाता है, तब दर प्रतिशत प्रति वर्ष है लगभग। एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, लगभग। चलिए, उसका क्या रोल है अपन देखेंगे। ए सम ऑफ मनी पुट a compound interest amounts in 2 years is rupees 673 and in 3 years to rupees 714, then the rate of interest per annum is approximately। चलिए, यहाँ पर क्या दिया है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो है वह कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर से रिलेटेड है। अब ये बनेगा कैसे, क्या इसका लॉजिक है और क्या इस पे हमको फोकस करना है। तो चलिए, इसका सबसे मेन पॉइंट ऑफ बेसिक चीज है कि अगर 1 वर्ष का हम जो साधारण ब्याज निकालें या 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर समय हमारा 1 वर्ष है तो उस स्थिति में उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। चलिए, अब क्या दिया है उसको देख लेते हैं। बोला है 2 वर्ष में हो जाता है, हो जाता है मतलब मिश्र धन की बात कर रहा है। चलिए, तो ये 2 वर्ष है, 2 वर्ष में उसका टोटल कुल पैसा कितना हो जाता है, 673 रुपए। और वही पैसा अगर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से देखा जाए तो हो जाता है 714 रुपए। अब ये 2 साल से 3 साल में क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया वही तो ब्याज है ना, वही क्या है, ब्याज है, इंटरेस्ट है।
ठीक है। और कितने समय लगा उस ब्याज को बनने के लिए, तो 2 साल से 3 साल हुआ, मतलब 1 साल हो गया। तो इसका मतलब 1 वर्ष में कितना बढ़ोतरी हुआ, मतलब वही 1 वर्ष का ब्याज है, तो ये आ जाएगा 41 रुपए। ठीक है, मतलब 1 वर्ष का ये ब्याज जो है, इंटरेस्ट है, वह ब्याज, जब ये साधारण बोलूं चाहे चक्रवृद्धि ब्याज बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, क्योंकि ये 1 वर्ष का है। चलिए, अब हमारे पास 2 वर्ष तक कितना पैसा था, मतलब 2 वर्ष में वह 673 रुपए था। तो ये मूलधन कितना हो जाएगा, 673, 673। ठीक है, ब्याज, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, उस 1 साल का ब्याज कितना हो गया मेरे पास, या सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, कितना हो गया ये 41 रुपए। समय, टाइम, कितने समय में, वो 1 वर्ष में। और दर क्या करना है, रेट हमको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए सूत्र लगा लेते हैं अपन। दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणित समय, अर्थात रेट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। रख दीजिए, कितना आ गई है, 41 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 673 इंटू 1। देखो ये क्या होगा, 41 किसी का टेबल, मतलब किसी के पहाड़े में नहीं आता है, इसीलिए यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया है, लगभग। तो जब लगभग इस्तेमाल किया है तो इसको 40 मान लो लगभग, और इसको मान लो 680, 73 मतलब 75, 80 जो भी मान लो। मैं 80 इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये 17 गुना दिख रहा है। अब ये तो 680 होता तब तो 17 गुना होता, लेकिन ये 17 गुना नहीं होगा, उससे कम गुना होगा। तो कम गुना मतलब 16 दशमलव लगभग 5, 16.5 गुना होगा, है ना। 40 का अगर 16.5 गुना करेंगे तो लगभग आ जाता है 675, है ना। तो अब देखो 16 का 6, 16 छक्का 96, 6 गुना में 100 नहीं हो पा रहा है, लेकिन 16.5 में 6 गुना में 99 होता है, तो 99, लेकिन वो तो 100 है, तो कुछ थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो उसको 0.1, इस तरह से अनुमानित लगभग 6.1% आ गया। अब आप देख रहे होंगे इसमें ऑप्शन ही नहीं है 6.1 का, एक 6.4 दिख रहा है। दूसरा चीज, यहाँ 2 ऑप्शन ऐसे हैं ए और डी जिसमें 6 है ही नहीं, एक 4 है और एक 1 है, तो इसको तो लेना ही नहीं है। देखो यही चीज आपको सबको सूत्र आता है, लेकिन वहां पर सॉल्व कैसे करना है वो मुद्दा मेन है। ठीक है ना, मुद्दा ये है कि वहां पर हमें उसे सॉल्व कैसे करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमको जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन कौन सा नहीं हो सकता, ये भी अगर छांटना अगर सीख गए तो काफी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। चलिए, अब ये क्या है, 6 and 1/4 मतलब 6.25 के लगभग है, 6.25 है ना। अब देखो 6.1 के करीब, लगभग करीब कौन है, सबसे करीब कौन है, 6.25, तो यही बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए उसने एक लगभग दिया था। ठीक है, और ये आप लगभग वाले में इस तरह से उसको पूर्ण संख्या बनाकर हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि a + 1/a बराबर 1/√3, और तो क्या करना है, a की घात 3 + 1/a की पावर 3 का मान होगा। इफ a + 1/a इक्वल्स टू √3, द वैल्यू ऑफ a पावर 3 + 1/a पावर 3 इज। देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का, ये सोचो। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से है,
अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? सर्वसमीका, बीजीय सर्वसमीका, जिसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, बीजीय सर्वसमीकाएं हैं। ठीक, उसी चैप्टर से रिलेटेड। अब ये बनेगा कैसे? ये बनेगा, इसमें आइडेंटिटी लगाना है जिसको हम फार्मूला बोलते हैं। a प्लस बी को होल स्क्वायर फार्मूला बोल देते हैं। वो फार्मूला नहीं, वो एक सर्वसमीका है। ठीक है, सर्वसमीका इसलिए है क्योंकि वो अज्ञात राशि के जब पक्ष के जगह में कोई भी मान रखेंगे और दोनों पक्ष बराबर हो जाए, वो सर्वसमीका होती है। ठीक है, अब उसको सूत्र बोलकर सूत्र ही बोल देते हैं, फार्मूला बोल देते हैं, वो सर्वसमीका है, याद रखेंगे। चलिए, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये सॉल्व कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 इक्वल टू सूत्र, इसका फार्मूला आइडेंटिटी में ये है पावर 3 माइनस 3ab और a प्लस कितना होता है? b होता है। ये आइडेंटिटी है, ये एक्चुअल में आइडेंटिटी है, लेकिन इसका उपयोग करना है हमें यहाँ पर। तो कैसे करेंगे? देखिए, हमें निकालना है a का पावर 3 प्लस 1 बाई a का पावर 3 का वैल्यू। अब यहाँ पर जहाँ b है वहां पर 1 बाई a दिख रहा है, तो जितना भी जगह b है उसके जगह 1 बाई a ले लेंगे। चलिए, तो लगा लेते हैं a प्लस b के जगह में क्या लिखना है मुझे? 1 बाई a पूरे का पावर कितना? 3 माइनस 3 इंटू a इंटू b के जगह क्या लिखना है? 1 बाई a और a प्लस फिर 1 बाई a। a से क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। अब आपको a प्लस 1 बाई a क्या वैल्यू दिया हुआ है, इसके जगह में क्या रख देना है? √3 और उसका पावर लगा लेना है 3 माइनस 3 और इसके जगह में क्या हो जाएगा? गुणित में क्या आ जाएगा? √3। अब देखो, √3 का पावर 3 है, इसका तात्पर्य है कि √3 का गुणा मल्टीप्लाई √3 से ही कितने बार लेना है? 3 बार, और ये आ जाएगा 3√3। अब आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर रूट में अगर कोई भी 2 बार हो जाए, मल्टीप्लाई गुणा हो जाए, तो कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो इसका तो जोड़ी नहीं बन रहा है, इसका जोड़ी बन रहा है, 3 हो गया माइनस 3√3। अब ये सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। अब अगर किसी को आइडेंटिटी नहीं मालूम, ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर आइडेंटिटी नहीं मालूम, भूल गए, अब क्या करेंगे ऐसा जिससे हमको 1 नंबर की प्राप्ति हो जाए? भैया 1 नंबर का सवाल है ये, और पूरे कैरियर का भी सवाल है ना? कैसे करेंगे? तो करना कुछ नहीं है। देखिए, आपको दिया है a के फॉर्म में क्वेश्चन दिया और a पावर 3 के फॉर्म में पूछा है, तो करना कुछ नहीं है। a प्लस 1 बाई a इक्वल टू √3 दिया है। अब आपको पावर 3 में आंसर चाहिए, तो दोनों तरफ पावर 3 लगाओगे तब तो आंसर आएगा ना भाई। तो a प्लस 1 बाई a, इधर भी पावर 3 लगा लो और √3 में भी पावर 3 लगा लो। अब आपको पावर 3 का खुद ही फार्मूला या आइडेंटिटी नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई तो करना आता है, गुणा तो, मतलब a प्लस 1 बाई a कितने बार आएगा? 3 बार लिखाएगा, क्योंकि पावर 3 है। अब ये आ गया √3, उसका पावर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो नंबर है, इसका दोनों के साथ एक बार गुणा होगा, तो a कितना आ गया मेरा? a स्क्वायर प्लस, देखो ये a है, ये बटे में है, कैंसल हो जाएगा और कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 1 प्लस वैसे ही 1 बाई a और a है, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाई a और 1 बाई a, 1 बाई a 2 बार मल्टीप्लाई गुणा हो रहा है, तो 1 बाई a का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आ जाएगा मेरा बगल में 1a प्लस 1 बाई a आ जाएगा, और ये आ जाएगा √3, उसका होल पावर कितना हो जाएगा? 3।
चलिए 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो a² + 2 + 1 बाई कितना, a², और ये कितना हो जाएगा, a + 1 बाई a। अब देखो यहां पर भैया √3 कितने बार होना है मल्टीप्लाई, 3 बार होना है, उसको भी कर लो। अब यहाँ पर देखो a² का इसके साथ दोनों के साथ एक एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो a² a के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा a³ प्लस, वैसी a² एक बार a से बाई में है, नीचे है, एक बार a से कट जाएगा और खाली क्या बचेगा यहाँ पर a। वैसी 2 का, तो 2 × a कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई होगा 1/a से, तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर रहेगा, बाई में a नीचे रहेगा, प्लस वैसी 1/a² a से मल्टीप्लाई होगा, तो a से एक बार a कटेगा, नीचे में एक बार a बचे रहेगा, प्लस ये 1/a² 2 बार है, पावर 2 है, पावर 1 है, तो 1/a और उसका पावर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर अभी बताया मैंने कि 2 बार रूट रहे तो नंबर बन जाता है, और ये √3। चलिए ये और ये हमको आंसर में चाहिए, इसकी आंसर चाहिए, तो इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, a³ + 1/a³, जिसका वैल्यू चाहिए। ये देखो ये दोनों a वाले हैं, एक बार 2 बार कितना हो गया, 3 है, और ये दोनों 1/a वाले हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, a = आ गया 3√3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखो, 3 है, तो ये आ जाएगा मेरा a³ + 1/a उसका पावर 3 प्लस 3 कॉमन है दोनों में, और ये बचेगा 1 + 1/a = 3√3। अब इसका वैल्यू तो पता है, यहाँ पर दिया है हमको, √3 दिया हुआ है, तो रख देते हैं। तो a³ + 1/a का पावर 3 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, √3 = 3√3। अब ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा a³ + 1/a का पावर 3 = 3√3 - 3√3, और ये आंसर दे देगा हमारा 0 आंसर दे देगा। तो इस तरह से बिना अगर आइडेंटिटी आपको याद नहीं है फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपको ये लंबा लग रहा होगा, बिल्कुल नहीं है, मैं आराम से समझाते हुए बता रहा हूँ इसलिए लग रहा है लंबा, है नहीं, आप तो फटाफट करोगे ना भाई, वहां पर देखते थोड़ा रहोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है एक त्रिभुज ABC में DE तथा F क्रमशः BC CA तथा AB के मध्य बिंदु हैं। चलिए डायग्राम बना लेते हैं, जब भी रेखा गणित से प्रश्न आएगा सबसे पहले डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है। चलिए डायग्राम पहले बना लेते हैं। डायग्राम ये कहता है कि कोई मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है A, B और C। बोला है B और C का बीचों बीच मतलब मध्य बिंदु D है, A और C का मध्य बिंदु है वो E है, और AB का मध्य बिंदु क्या है, F है। अब उसने AD A को D से ज्वाइन करने को बोला है, मतलब मिलाने को बोला है। चलिए मिला दिया। B से E को मिलाने को बोला है, और C से F को या F से C को मिलाने को बोला। हमने मिला दिया, और जहां पे मिलेगा उस बिंदु को नाम दिया है P। ये तो हो गया जो क्वेश्चन में बोला गया है वो। अब इनमें से कौन सा सत्य है, तो भैया जानकारी क्या बटा बटा लिखा हुआ है। तो भैया ये जो क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ना, ये एक्चुअल में इसका रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है वो हम बताते हैं। रियलिटी ये है कि सबसे पहले तो कोई त्रिभुज रहेगा, ठीक है, सबसे पहले कोई त्रिभुज रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। उसके कोई भी भुजा के मध्य बिंदु
को उसके सामने वाले शीर्ष से जब मिलाते हैं तो वो एक रेखा जो प्राप्त होती है, रेखाखंड, इसको बोलते हैं मध्यिका। इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। ठीक है, क्या बोलते हैं? मीडियन, मध्यिका कहते हैं। तो किसी त्रिभुज में शीर्ष से, किसी भी एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, द सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू मीट पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, अब इसका मतलब ये 3 ठो मीडियन हो गए, मध्यिका हो गए। ये बात तो तय हो गया। अब भैया ये मध्यिका की हमने परिभाषा जान ली, अब इसी प्रकार ये तीनों मध्यिका हो गए। तो तीनों मध्यिका है भाई, डायरेक्ट हो क्यों नहीं बोला मध्यिका? अरे भैया डायरेक्ट बोलेगा तो आप उस रूल को पढ़े हुए हो, जान जाओगे, है ना। तो चलिए, मध्यिका ये आ गया एक डी मध्यिका, और ये आ गया एक ई मध्यिका, और ये आ गया आपका एक एफ मध्यिका। ठीक है, अब याद रखो मध्यिका इधर उधर नहीं मिलती है, केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। तो मध्यिकाएं संगामी होती है। संगामी मतलब 3 या ज्यादा रेखाएं एक ही, इससे हमने प्रीवियस वीडियो में जो बनाया है उसमें बताया है इस के बारे में कि संगामी रेखाएं किसे बोलते हैं, संगमन बिंदु। अब याद रखो, जहां पे मीडियंस मतलब मध्यिका एक ही बिंदु पर मिलती है उसको संगमन बिंदु, उस संगमन बिंदु का एक नाम, विशेष नाम है जिसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉइड। अब इसकी खासियत क्या है? जो सेंट्रॉइड है ना, केंद्रक है, वह मध्यिका को 2:1 में बांट देता है। 2:1 में क्या करता है? बांटता है। मतलब ऊपर का हिस्सा जितना लंबा रहेगा उसका आधा हिस्सा नीचे रहेगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि ए से लेकर पी तक और पी से लेकर डी तक जो अनुपात है वो 2:1 है। उसी प्रकार बी से लेकर पी तक जितनी भी मध्यिकाएं हैं उसको सबको 2:1 में बांटेगा, और पी से लेकर ई तक ये भी क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। उसी प्रकार सी से लेकर पी तक और पी से लेकर एफ तक ये भी क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। तो यहां पर मध्यिका किसे कहते हैं? किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख माने सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाला रेखाखंड एडी जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है वो मध्यिका है। और मध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी मतलब एक ही बिंदु पर आधा तिरछा नहीं मिलेगा, एक ही बिंदु पर से पास होता जाएगा, और उस संगमन बिंदु को क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। केंद्रक की खासियत क्या है? कि वह उस रेखाखंड अर्थात मध्यिका को 2:1 में क्या करता है? बांटता है। तो देखिए, इसको इनडायरेक्ट रूप से दिया, इन मध्यिका डायरेक्ट नहीं बोला। अगर मध्यिका बोल देता तो डायरेक्ट आप जान जाते कि 2:1 में बांटता है, क्योंकि बुक में दिया है नियम, और ऐसा मिलाने वाली रेखाखंड ये वो करके नहीं दिया है। समझ आ गया? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, देख लीजिए आप। क्लियर हो गया बात? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, जरा जरा देखिए इसे, ये किसका क्वेश्चन है? तो सबसे पहले तो ये चैप्टर जो है वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये हम देखते हैं। तो ये जो है वह है रैखिक समीकरण, वो भी 2 चर वाले। इस चैप्टर का जो ये जो क्वेश्चन है वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, जिसमें एक्स वाई ए बी ऐसा आता है, 2 चर 2 अज्ञात राशि रहते हैं, उसी से संबंधित प्रश्न है। अब ये बनेगा कैसे?
सर हम लोग 1 2 3 वो कोफिशिएंट देखे थे, उसके गुणांक 1 2 रहता है, इसमें तो रूट वगैरह लगा है, कैसे गुणा करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग में चल रहा है। अरे इतना क्वेश्चन बनाने वाले इतने शातिर होते हैं ना कि एक सिंपल को भी वो आधा तिरछा दिखाते हैं। बंदे को लगता है भैया इतना हार्ड है, वो छोड़ देता है, आगे निकल जाता है और 1 नंबर उसका चला जाता है। करना ऐसा नहीं है, ये ऐसी गलती हमको नहीं करनी, ठीक है ना। चलिए तो इसको बनाएंगे कैसे, अब करना क्या है ये हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखते हैं, √2x प्लस 2√2 और y इक्वल टू दिया है 3√2। अरे भैया यहाँ पर देखो सबके पास √2 है, माने √2 कॉमन निकल जाएगा, √2 का तो रोल खत्म। क्या हो जाएगा मेरा x प्लस 2y इक्वल टू 3√2, √2 कट जाएगा। अब ये इक्वेशन बढ़िया सिंपल तरीके से बन गया, x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब नीचे वाले को भी अब आइडिया आ रहा होगा कैसे करना है, है ना। तो ये है 5√3 माइनस 4x है यहाँ पर, प्लस 4√3 और ये y और ये ओनली क्या है √3, इसमें भी √3 है सबके पास, कॉमन निकलेगा भैया यहाँ √3। क्या हो जाएगा यहाँ पर 5x माइनस 4y इक्वल टू कितना आ गया √3, कट जाएगा ये और यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो ये नया इक्वेशन बन गया 5x माइनस 4y इक्वल टू 1। चलिए दोनों समीकरण को लिख देते हैं, x प्लस 2y बराबर 3 जो सामान्य समीकरण में परिवर्तित हो गया है, 5x ऋण 4y बराबर 1। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हल करने का तरीका होता है, ठीक है। हल करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि इनमें जो x और y के साथ जो संख्या गुणा हुआ है, जिसको गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, वो बराबर करना है ना। वैसे तो मेथड कई हैं लेकिन जनरली बराबर करके बनाया जाता है ना। चलिए एक मेथड वही बराबर वाला। अब ये 2 है, इसको 4 बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये नया इक्वेशन में परिवर्तित हो जाएगा और ये लिखाएगा 2x प्लस 4y बराबर 3, दोनों कितना हो जाएगा 6। अब बराबर करने के पश्चात एक चीज ध्यान देना, बराबर करने के पश्चात यदि चिन्ह पहले से चिन्ह दोनों का अगर विपरीत है तो उसको जोड़ देना है, और चिन्ह एक जैसा रहेगा तो घटा के देना है। घटा देना का मतलब नीचे का जो चिन्ह है उसको बदल देना है। तो चलिए यहाँ पर यहाँ से कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा मेरा 7x बराबर कितना आ जाएगा ये 7, 7 से 7 कैंसल और x का मान आ जाएगा कितना 1। अब x तो निकल गया, अब क्या करना है y, तो उसके लिए x का मान यहाँ रख दो, चाहे इस इक्वेशन में कहीं भी रख दो, वो आंसर सेम देगा, ठीक है। चलिए ऊपर वाले में रख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2y इक्वल टू 3। ये इधर ट्रांसफर होगा, माइनस होगा, तो ये 2y इक्वल टू प्लस 1 उधर जाकर माइनस होगा, 3 में माइनस चला गया, 1 कितना आ गया 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, और y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से x और y निकल गया, लेकिन हमको क्वेश्चन में तो ना तो x चाहिए ना तो y बोला है। क्या बोला है x y पूरे का घात 2015। ये जानते हो 2015 क्यों दिया, 2015 में ये आया है क्वेश्चंस, ठीक है, पटवारी वाले में। चलिए क्या है, रख दो 1 गुणा 1 और घात में 2015, कुछ न कुछ इंडिकेशन दे देता है ना, 1 1 का मेक हो जाएगा और ये आ जाएगा 2015। तो कितना आ गया, 1 का घात कुछ भी लगाओ तो आंसर कितना देगा 1। इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाते हैं, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये घात को विभाजित करना है। घात को क्या करना है, विभाजित, घात वाली संख्या, और शेष फल भी लाना है भैया। क्या लाना है, शेष फल भी लाना है। चलिए क्या हो रहा है, कैसे है क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है जब 13 की घात 73, 13 का पावर 73 प्लस 14 का पावर 3, ये जो आंसर आएगा इसको 11 से 11 से भाग करना है, और इसमें कितना शेष आएगा ये हमको जानना है। बहुत सिंपल लग रहा है ये तो, भाग करना है, भाग। अरे भैया 13 को 73 बार गुणा करोगे तो काफी भर जाएगा एक ठो, समझ रहे हो बात को। करना क्या है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ना। अब इसमें कुछ लोग सहारा लेते हैं, एक रटा रटाया लगाते हैं दिमाग, एक रटा रटाया सिद्धांत याद रखे रहते हैं कि अगर x प्लस 1 पूरे की घात n है और उसको उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका शेष देगा वो 1 आएगा। ये रटा रटाया पद्धति है। दूसरा बोलते हैं कि अगर x माइनस 1 को पूरे को, पावर n है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, x से, तो यहां पर माइनस वाले में दो कंडीशन आता है कि जो मेरा घात है वो विषम है। घात है कैसा है, विषम, पावर है वो विषम है ना। तब इसका जो शेष आएगा वह x माइनस 1 आएगा, मतलब ये टोटल जिस नंबर के ऊपर पावर चढ़ा है वही आ जाएगा। दूसरा बोलते हैं कि अगर ये सम है तो इसका शेष है वो 1 आएगा। याद रखना, अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला लॉजिक क्या यहाँ पे काम करेगा क्या, ये तभी काम करता है जिससे हम भाग दे रहे हैं, है ना, और जिसके ऊपर घात चढ़ा है दोनों में एक बड़ा हो या एक छोटा हो। लेकिन यहाँ पर तो 2 बड़ा है 3 बड़ा है, 2 बड़ा है 3 बड़ा है बोलने का मतलब यहाँ संख्या 13 है, यहाँ 14 है। अब 11 से 2 बड़ा है और एक 3 वाला बड़ा है। ये रूल कब काम आएगा, जब आपका संख्या केवल 1 ज्यादा रहे तभी। तो क्या ये रूल काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा भैया। यहाँ पर ये तभी काम करेगा जब क्या करना है, हमारा वो रहेगा 1 बड़ा या 1 क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तभी ही काम कर पाएगा वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा फिर ये, तो करना कुछ नहीं भैया, यहां पर देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा, उसको ध्यान दीजिए। चलिए मेरा है 13 का पावर कितना है 73, और एक के पास है 14 का मतलब 14 का पावर 3। इसको भाग करना है तो याद रखेंगे हम 13 को भाग कर लेंगे, जो आधार रहता है उसको भाग करते हैं और उसका निकालते हैं शेष। तो 13 को भाग करेंगे 11 से और यहाँ पर शेष बचा देंगे कितना, 2। उसी प्रकार 14 को भी भाग करोगे किससे, 11 से, और शेष बच जाएगा उसका 3। अब ये अंतिम शेष नहीं है यार, ठीक है। अंतिम शेष तब होगा जब ये जो शेष बचा है ना, अभी करना क्या होता है, जो हम संख्या है हमारे पास आधार, जिसको आधार बोलते हैं, उसको जिस संख्या से भाग देना है उसको देते हैं और क्या होता है शेष निकाल लेते हैं। जो शेष आएगा ना उसके ऊपर घात चढ़ेगा भैया। तो यहां पर इसका मतलब 2 के ऊपर घात कितना चढ़ जाएगा 73, और यहां पर 3 के ऊपर घात कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब जो आंसर आएगा ये आंसर, उसको फिर से क्या करना है आपको, 11 से भाग देते जाना है। कब तक भाग देते जाना है ऐसा, जब तक कि जो हमारा घात है वो खत्म नहीं हो जाता। ठीक है,
घात है वो क्या नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता भैया। तो घात तो 73, क्या 73 बार करना है? नहीं करना है। तो क्या करेंगे? लॉजिक लगाएंगे, और उसी लॉजिक को यहाँ पर आपको सीखना है। ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न है ये। तो करना क्या है, देखो ये जो 2 की घात 73 है ना, 2 की घात कितना है? 73 है। उसको हम तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 2 की घात 70 और 2 की घात 3 में, ठीक है। क्योंकि देखो आधार अलग अलग, आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं। अब इससे क्या होगा देखना, इससे ये होगा, मतलब अब इसको तो हमको भाग करना है ना भैया 11 से, और फिर इसका शेष निकालते जाना है, ठीक है। इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसका कितना आंसर आ जाएगा? इसको भी भाग करना है इससे 11 से। तो ये तो आसान है, 27 आ जाएगा जिसको 11 से भाग करेंगे। तो 27 को 11 से भाग करेंगे तो यहां पर शेष देगा 5। ये हमारा फाइनल शेषफल है, अंतिम शेषफल है। किसके लिए? 14 की घात 3 के लिए भैया, क्योंकि यहाँ पर घात खत्म हो गया है ना। यहाँ पर भी ऐसी घात खत्म कर लेंगे, चिंता मत करिए। तो इसको मैं लिख रहा हूं 2 की घात 5 और पूरे घात लिख रहा हूं 14, और ये 2 की घात 3 को लिख दे रहा हूं 2 की घात 3, मतलब 2 2 ने 4 2 ने 8 हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि 2 की घात 5 करेंगे तो ये बन जाएगा 32। याद रखें, शेषफल में जब घात चढ़ता है वो छोटा संख्या बन जाता है, तो उसको उस संख्या से बड़ा बनाना है। तो बड़ा बनाने के लिए इस तरीके से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मन से। अब ये 32 है, 32 को 11 के पहाड़ा के निकट क्या लिख सकते हैं? 33 - 1 और पूरे की घात कितना जी? 14 गुणित कितना? 8। अब ये 11 के पहाड़ा में आता है, मतलब इसका रोल खत्म है ना। जैसे x - 1 लिखा ना, x मतलब खाली x नहीं है, यहाँ पर वह x का गुणज हो सकता है, मतलब x के गुणा में आना चाहिए, तो इसका रोल खत्म हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ये वाला रूल काम करेगा, ठीक है। ये 11 या 33 से है भाग जाता है, तो ये माइनस है, और लेकिन घात कैसा है? सम संख्या है, तो इसका शेष आएगा 1। इसको जब 11 से भाग करेंगे तो शेष कितना देगा? 1, और गुणित में कितना रहेगा? ये 8। तो 1 अट्ठे कितना हो गया? 8 हो गया। इसका मतलब 2 की घात 73 को इससे भाग किए, 11 से भाग किए, तो शेष अंतिम शेष आ गया 8। अब सोचेंगे सर ये तो 14 नहीं, जब इस फॉर्म में आ जाए ना, ये +1 वाले -1 के फॉर्म में, तो यही इसका अंतिम बन जाता है डायरेक्ट। देखो ये अंतिम आंसर है, शेष 1, शेष x - 1, शेष 1, यहाँ पे ये काम आएगा। तो यहाँ पर अब 14 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 14 को और तोड़ना नहीं है, 14 का रोल खत्म, क्योंकि ये +1 और -1 के फॉर्म में आ गया। अब देखो यहाँ पर आपको देखो शेष एक जने के पास बचा 5, अब बीच में बचा है प्लस, और एक जने के पास है 8। 8 5 कितना हो गया? अरे भैया आदमी ललचा आ जाएगा, बोलेगा अरे तेरा तो पहला ही आंसर दिया हुआ है, मार देता हूं फट से। ये रॉन्ग आंसर है भैया। अब जो आंसर आएगा उसको फिर से भाग करना है, किससे? 11 से। तो शेष कितना देगा? 2। अब सोच रहे हैं सर ये तो प्लस करके 13 आ गया। अरे भैया रूल क्या कहता है? रूल तो कहता है ना कि जिससे आप भाग करोगे शेष उस संख्या से बड़ा कभी नहीं हो सकता, ये रूल है। तो एक, अब यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया, वो तो ठीक है अपनी जगह में। अब एक और चीज ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए ऑप्शन में 2 ऐसे ऑप्शन है जो 11 से बड़े हैं, तो ये 11 के तो शेष सबके कभी नहीं हो सकते, ना 13 ना 14। इसको तो पहले ही रिजेक्ट कर दो, है ना। भले आंसर हमको 2 हमने निकाला, ये विधि भी जानना जरूरी है, लेकिन अगर
ऑप्शन में दिख रहा है भैया 11 से बड़ा हो ही नहीं सकता ना, उसको तो पहले ही हटा दो क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है। क्लियर हो गया बात? तो चलिए अब समझ में आ गया होगा कि इस तरह से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास और भी इसके आगे और भी प्रश्न हैं, ये सब प्रश्न हैं जिनको हमें और भी सॉल्व करना है, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है ना। इसको हम और आगे हमारी ऐसी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिनको हम क्या करेंगे आगे वीडियो में क्या करेंगे, सम्मिलित करेंगे उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और ज्यादा से अगर पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल इसे लाइक करिए और शेयर कर दीजिए।